हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। आगे बढ़ाते हुए लेक्चर को आज हम देखेंगे कि ये तो था रेनबो कि ऑब्जर्वर के बैक साइड में सन होना चाहिए और फ्रंट साइड में वर्षा होनी चाहिए, या बरसात हो रही हो या हो चुकी हो। और बनने का मुख्य रीजन ये है क्योंकि जो पानी की बूंद है वो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिसकी वजह से उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है। डिस्पर्जन का मतलब है जो प्रकाश है उसका 7 रंगों में टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। फिर हमने बताया था कि विचलन सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट कलर का और सबसे कम होता है रेड कलर का। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए स्पेक्ट्रम में जो ना टोटल 7 कलर होते हैं जो हमारी विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट होती है। जैसे आप देखेंगे उसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है और बैंगनी है। तो ये प्रिज्म है और प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ये ना 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और इसी को स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रिज्म आया है तो हम प्रिज्म को तो आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हमने ये रेनबो देखा था कि ये सनलाइट है, व्हाइट लाइट है, ये जैसे ही आती है तो पानी की बूंद है, ये इसमें एंटर करेगी तो सबसे पहली जो घटना हो रही है वो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब पानी की बूंद प्रिज्म की भांति व्यवहार करते हो 7 डिफरेंट कलर में ये स्प्लिट हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन, विक्षेपण। फिर इसके बाद ये सतह से टकराती है और यहाँ पे होता है TIR। अब देखिए आप इसको परावर्तन भी बोल सकते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे एक घटना होगी TIR की, देन उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये जो लाइट रेज है ये बाहर निकलती हैं और रेनबो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, तो आप देखेंगे ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, इसमें वॉयलेट कलर होता है नीचे और रेड कलर होता है ऊपर की ओर। ठीक, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखिए 2 टाइम हुआ है रिफ्रैक्शन, 1 टाइम यहाँ पे और 1 टाइम यहाँ पे, और एक बार हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तन। तो देखो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि इंद्रधनुष जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इंद्रधनुष होते हैं दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए अभी जैसा हमने इस डायग्राम में देखा है उसी को हमने एक रफली डायग्राम में कन्वर्ट किया है। तो देखो ये पानी की ड्रॉप है, पानी की बूंद है। आप देखेंगे ये सनरेज आ रही हैं। उसके बाद पहली घटना क्या हो रही है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। यहाँ जो नंबर 1 लिखा है इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो लाइट है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो स्प्लिट हो गया, ये डिस्पर्सन हो गया, तो ये रेड कलर है और ये वॉयलेट कलर है। अब सेकंड नंबर पे क्या हुआ, परावर्तन। दोस्तों यहाँ रखेंगे आप, यहाँ पे परावर्तन भी बोल सकते हो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी वैसे सही माना जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ सेकंड पॉइंट पर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो रेड कलर यहाँ पहुंचा, वॉयलेट कलर यहाँ। और अब थर्ड नंबर पे अगेन फिर से क्या हुआ, अपवर्तन, यानी अब प्रकाश किरण पानी से कहाँ आ रही है, एयर में, वायु में। उसके बाद ये रेड कलर बाहर निकला है और यहाँ वॉयलेट कलर यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो आप देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष में पृथ्वी की ओर यानी नीचे की ओर कौन सा कलर है, वॉयलेट, और ऊपर यानी आसमान की ओर कौन सा कलर है, रेड कलर। ध्यान रखेंगे ये प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषताएं हैं। तो आप बोल सकते हैं मोर ब्राइट, अधिक चमकीला होता है, रेड कलर इसमें ऊपर होता है, वॉयलेट कलर इसमें नीचे होता है, और इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन की घटना या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो रही है। वहीं हम सेकेंडरी जो रेनबो है, द्वितीयक इंद्रधनुष, इसकी बात करते हैं। तो अगेन देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हुआ है, जहाँ पे ये 7 कलर में लाइट फिर से स्प्लिट हुई, जिसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अब सेकंड नंबर पे क्या हुआ, पूर्णांतरिक परावर्तन, जिसमें आप देखेंगे ये रेड कलर यहाँ पे TIR हो जाता है, यहाँ पे वॉयलेट कलर का। फिर अगेन यहाँ से एक बार और TIR हुआ यहाँ पे। TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें वॉयलेट कलर थोड़ा ऊपर पहुंच गया और रेड कलर यहाँ पे आ गया। और फोर्थ नंबर पे अगेन रिफ्रैक्शन होता है यानी कि अपवर्तन, जिसमें ये दोनों बाहर निकलते हैं। अब आप देख रहे होंगे सेकेंडरी रेनबो में कि वॉयलेट कलर तो पहुंच गया आसमान यानी ऊपर की ओर, और रेड कलर आ गया नीचे यानी कि हमारी पृथ्वी की ओर, और ये ऑब्जर्वर है। तो जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें रेड कलर नीचे होता है, जबकि प्राइमरी रेनबो में वॉयलेट कलर। अब देखिए ये थोड़ा सा लेस ब्राइट होता है, कम चमकीला, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, जिसमें वॉयलेट कलर इसमें ऊपर होता है और रेड कलर नीचे। इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वही डायग्राम यहाँ बना है, तो ये प्राइमरी है, आप देखेंगे ये 2 मैंने ड्रॉपलेट ली हैं, यहाँ से सनरेज आ रहा है, TIR की घटना हुई, रिफ्लेक्शन की घटना हुई, बाहर निकले। तो देखेंगे यहाँ पर 40 से 42 डिग्री के कोण के बीच में ये आपका जो है वो स्पेक्ट्रम बन रहा है। वहीं सेकेंडरी रेनबो में आप देखोगे 50 से 55 या 50 से 53 जो डिग्री है, इतने के कोण पर क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो ये ध्यान भी रखना है आपको सारी चीजें। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी रेनबो है, कौन कौन से फिनोमिना यहाँ पर घटित हो रहे हो, कितने कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये हमारा प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष भी फिनिश हुआ। देखिए
चूंकि यहाँ पे एक टर्म आया है वर्ण विक्षेपण, आप यहाँ पे देखेंगे हमने डिस्कस किया था, ये घटना कौन सी है, वर्ण विक्षेपण। अब ये वर्ण विक्षेपण क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ण विक्षेपण है वो बेसिकली प्रिज्म की वजह से होता है। ये प्रिज्म है हमारा, जिससे व्हाइट लाइट एंटर करती है और 7 डिफरेंट कलर में ये स्प्लिट हो जाती है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर। और यही क्या है, यही है विक्षेपण। अब देखिए इसका रीजन क्या है, आपसे पूछा जाए कि जो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। तो चूंकि प्रत्येक रंग की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो अलग अलग होती है। और प्रत्येक रंग के लिए अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रत्येक रंग अलग अलग कोण पर क्या हो जाते हैं, विचलित। देखिए मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमारा म्यू होता है, जिसको हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं। अपवर्तनांक में आप क्लियरली देखोगे कि अगर म्यू का मान या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज्यादा है तो माध्यम कैसा है, सघन है, यानी कि डेंस है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अगर कम है तो माध्यम विरल है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट एंटर करती है तो हर रंग की वेवलेंथ अलग अलग है। और जब वेवलेंथ अलग अलग है तो उनका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो जब निरपेक्ष अपवर्तनांक भी अलग है तो ये अलग अलग एंगल से क्या होंगे, डेविएट होंगे। यानी जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, यानी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वो कम विचलित होगा। यानी वो एक अलग एंगल पर डेविएट होगा। फिर येलो कलर अलग, ऑरेंज अलग, ग्रीन अलग, ब्लू अलग, ऐसे कर करके ये सातों कलर अलग अलग रूप में डेविएट हो जाते हैं। जिस वजह से हमें ये 7 अलग अलग रंगों में बिखरे हुए या स्प्लिट होते हुए नजर आते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है, जिस वजह से अलग अलग कोण पर क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। यानी ईच कलर हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट फॉर ईच कलर, which causes each color to deviate at an different angle। सो देखिए ये व्हाइट लाइट है, यहाँ से माध्यम चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे एयर है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म यानी कि थोड़ा सा डेंस मीडियम है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक गए। और यहाँ से आप देखेंगे अगेन, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर हटेंगे। तो देखिए ये रेड कलर की वेवलेंथ की वजह से इसका इतना डेविएशन हुआ। अगेन फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये सबसे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है, वॉयलेट कलर का। सबसे कम किसका हुआ है, रेड कलर का। यानी रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए कम डेविएट हुआ। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट कलर की। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ, वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है कोणीय विक्षेपण, यानी एंगुलर, हम बोलते हैं डिस्पर्जन या एंगुलर डेविएशन बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो बैंगनी रंग है और लाल रंग है, इनके बीच कितना विचलन कोण है उसका अंतर जो है वही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। यानी डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड रेड कलर, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा कोणीय विचलन। अब यहाँ पे आया ना विक्षेपण के कारण क्या है, तो अभी हमने बताया आपको प्रत्येक रंग का अपना अभिलक्षणिक तरंग दैर्घ्य होता है। ईच कलर हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ, ठीक, जिसको लैम्डा से अपन प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक मीटर होता है। जो काउची थे, काउची ने जो फॉर्मूला दिया है उसके अनुसार है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू उस पर गिरने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अब देखिए म्यू है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हम बोल सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा। और जिसका लैम्डा कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्लियर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है सघन, और कम होने का मतलब है विरल। अब चूंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंग या तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, अतः सभी रंगों के प्रकाश का झुकाव अपवर्तन विचलन भी अलग अलग कोणों पर होगा। सिंपल सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना, जो अपन कह सकते हैं, ज्यादा विचलित होगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो कम विचलित होगा। क्लियर है। तो अब देखिए ये है प्रिज्म। एक्चुअल प्रिज्म ये होता है जिसमें आप देख रहे हैं, प्रिज्म में एक वन, एक आयताकार सतह हो गई है। दूसरी आप देखना, दूसरा ये सतह हो गई आयताकार, और तीसरी देखिए एक ये। यानी हम कह सकते हैं इसमें 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार, एक ये त्रिभुजाकार सतह और एक ये त्रिभुजाकार सतह। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिज्म में कितनी आयताकार सतह होती हैं, तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं और 2 ट्रायंगुलर। ठीक। अब चूंकि प्रिज्म, और ये है क्या, ये है प्रिज्म एंगल, ये है प्रिज्म कोण। और हम हमेशा जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो ये आयताकार भुजा पर ही इंसिडेंट होती है। सो अब देखिए ये आयताकार भुजा पर ही क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है व्हाइट लाइट। ये क्लियर दिया हुआ है कि जैसे जैसे आप ये विबग्योर है नहीं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे जैसे आप वॉयलेट से रेड की ओर जा रहे हैं, लैम्डा का मान बढ़ रहा है। और मैंने कहा अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, कम होगा। और रिफ्रैक्टिव, और मैंने आपको बताया था कि जो लैम्डा है और जो स्पीड है वो एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, लैम्डा घटेगा तो स्पीड भी घटेगी। ठीक, और ये इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए इसलिए कहा गया कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, यानी कि जो रेड लाइट होती है हैज द लोएस्ट डेविएशन, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, वॉयलेट लाइट हैज द हाईएस्ट डेविएशन। ठीक है, और न्यूटन न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। न्यूटन ने कहा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो व्हाइट लाइट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो न्यूटन ने दिया था। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब देखिए, अब हम थोड़ा प्रिज्म के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रिज्म के जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रिज्म का अपवर्तक सतह कहलाता है। तो मान लीजिए हम बोल सकते हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अगर यहाँ से एंगल से ध्यान देना होगा, अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव सरफेस भी चेंज हो जाएगी। क्या लिखा है, द सरफेस ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये क्या आ रही है अपनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि इन दोनों जगह से क्या हो रहा है, अपवर्तन। पहला यहाँ पर हुआ और दूसरा यहाँ पर हुआ। सेकंड देखिए, प्रिज्म के अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं बल्कि किसी कोण पर एक दूसरे के साथ झुके होते हैं। तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि एक दूसरे से किसी ना किसी प्रिज्म एंगल पर क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। तो the refracting surface of a prism are not parallel to each other but are inclined to each other at some angle. नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच बना कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। तो ये अपवर्तक सतह ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वही प्रिज्म कोण है जिसको हम ए से लोकेट कर रहे हैं। और जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है वह प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाती है। तो यह है प्रिज्म का बेस। इधर देखेंगे ये बेस है, यानी एंगल के आप सामने बेस दिखेगा, इस एंगल के सामने बेस, इस एंगल के सामने बेस है। तो ध्यान रखना है, जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, वह प्रिज्म के आधार की तरफ झुकती है। तो देखिए यहाँ पर ये झुकी है आधार की तरफ। अगर यहाँ आधार है तो आप देखेंगे यहाँ से इंसिडेंट की वही आधार की तरफ झुक गई। अगर यहाँ आधार है तो यहाँ से इंसिडेंट की वही देखो आधार की ओर झुक गई। क्लियर है? तो कभी भी स्टेटमेंट के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। अब देखिए, थोड़ी सी चीजें आप समझ लीजिए। जब हम किसी लाइट व्हाइट लाइट को प्रिज्म की सतह पर इंसिडेंट करते हैं तो वो कहलाती है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल इस सतह के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल। देखिए ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है ये कहलाता है इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। उसके बाद इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा था, एयर। ये क्या है, प्रिज्म है यानी ग्लास कह सकते हैं। तो चूंकि ये डेंस मीडियम है तो डेंस में क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, उसके बाद अब ये ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में। तो ये रहा नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल, अगेन फिर बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप 90 डिग्री का एंगल है। तो अब अभिलंब से, यानी जो ये नॉर्मल है इससे दूर हटेगी, क्योंकि अब सघन माध्यम से विरल माध्यम है, तो ये देखो अभिलंब है, अभिलंब से दूर। इसको बोलते हैं अपन इमरजेंट रे। ये है निर्गत किरण, ये है आपतित किरण, और ये है आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। क्लियर है? तो ये रेस के बारे में अपन को याद रखना है कि कौन सी कहाँ पर आपतित किरण होगी, कहाँ पर अपवर्तित किरण होगी, और कहाँ पर निर्गत किरण होगी। ठीक, अब देखिए, यानी एक चीज और कह सकते हैं हम कि जो लाइट है इसको जाना चाहिए था ऐसा, समझना थोड़ा दोस्तों, इस लाइट को ना जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसे सीधे। लेकिन ये लाइट ना कितनी डेविएट कर गई आप देखेंगे, इतना एंगल डेविएट की, इसी को अपन बोलते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा ये, विचलन कोण। देखेंगे यहाँ पे मैंने बना के दिया हुआ, ये क्या है, डेविएशन एंगल। क्योंकि इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये कितनी डेबिट हो गई, इतनी, तो हमने इसको पीछे मिलाया, यानी कि इतना डेबिट हुई है, और यही क्या कहलाएगा, इसका विचलन कोण। अब देखिए, ये रफली डायग्राम है जहां से आपको दो तीन चीजें समझ में आएंगी। तो ये प्रकाश किरण है, सबसे पहले ये एंटर करती है यहाँ से। ठीक, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होगा इसमें, अगेन फिर से रिफ्लेक्शन, तो ये निर्गत किरण हो गई। अगर हम इसको इधर पे मिला लेते हैं आगे जाके, ठीक, क्योंकि इसको सीधा जाना चाहिए था, और ये नॉर्मल है। अगेन इसको थोड़ा हम पीछे लेके जाते हैं,
और ये हमारे नॉर्मल है। अब क्लियरली आप देखो जरा यहाँ पे, ये नॉर्मल है पूरा, ठीक। ये इसका नॉर्मल है जहां से ये रिफ्लेक्ट हुई हैं दोनों किरणें। आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम इसको एंगल ए मान लेते हैं, ये बी ये सी हो जाता है, और यहाँ पे हमने नाम दिया है इनका क्यू ओ आर एन, ठीक। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा इसमें ए क्यू एन आर, तो ए क्यू एन आर। इस चतुर्भुज में आप देखेंगे, हम सब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अगर अपन देखेंगे तो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। तो एंगल हम बोल सकते हैं ए, एंगल क्यू, एंगल एन और एंगल आर, यानी ए क्यू एन आर और ए आर एन, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 360। तो एंगल ए, तो एंगल ए तो हमने एज इट इज रख दिया। अब देखिए एंगल ए क्यू एन, जरा ए क्यू एन को देखिएगा जरा, यहाँ पे समझना आप किसकी बात हो रही है, ए क्यू एन की बात हो रही है यहाँ पे। ये ए क्यू और एन, तो देखो ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये कितना एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए क्यू एन की जगह पर 90 डिग्री लग सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्यू, जो आपका क्यू है, एन है और आर है, यहाँ एंगल अपन को नहीं पता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ए आर एन अगेन कितना बन रहा है ये, अगर हम ए आर और एन को मिला दें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी जगह पर 90 डिग्री रख सकते हैं। तो बस इन दोनों की जगह 90 डिग्री एंगल जो है अपन ने फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो ए प्लस क्यू एन आर कितना हो जाएगा, 360, और ये 90 90 कितने हो जाएंगे, 180, और ये 180 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्यू एन आर। ये इक्वेशन नंबर अपना 1 बना। अब इक्वेशन 2 देखने के लिए देखिए, एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन और आर, इतना देखिए एंगल क्यू एन आर। तो देखिए हमने देखा था ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और एंगल N यहां से अपन निकालेंगे N का मान। तो देखिए अगर हम त्रिभुज क्यू एन आर में देख लेते हैं, तो R1 प्लस R2 यानी R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन आर। एन तो अपन को निकालना ही है, बराबर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि हम सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस क्यू एन आर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का हम कंपेयर कर देंगे, तो देखिए 180 माइनस क्यू एन आर, और यहाँ पर भी क्या है, 180 माइनस क्यू एन आर। तो 180 माइनस क्यू एन आर की जगह क्या आ जाएगा, एंगल ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 बनी। अब अपन को विचलन कोण और निकालना है। देखिए अपन को मान निकालना है विचलन कोण का। तो देखो विचलन कोण का कैसे मान निकाल सकते हैं, आप थोड़ा इतने पर गौर डालना, ये वाला हिस्सा, चूंकि ये R1 है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा इसको, ये वाला एंगल, इसको और इसको, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो अगर ये आई है तो ये भी पूरा आई होगा। इसमें से अपन को पता है ये R1 है, तो ये कितना हो जाएगा, I माइनस R1। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये है E, तो ये टोटल कितना होगा E इधर, लेकिन ये R2 है तो इसको अपन E माइनस R2 कह सकते हैं इतने को। तो बस यही एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अब गौर से देखेंगे आप, किसमें, एंगल क्यू एन आर में, ओ क्यू आर में। ये है O, ये है Q, ये है R, ठीक। अब ये है बाह्य कोण, तो हम कह सकते हैं बाह्य कोण का जो मान है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर एंगल आई माइनस R1। क्यों हो रहा है, देखो एंगल आई माइनस R1 ये रहा ना, एंगल आई माइनस R1 प्लस एंगल ई माइनस R2 बराबर किसके हो गया, डेल्टा के। यानी दोनों आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होगा, बाह्य कोणों की। बस अब हम इसको सॉल्व करें तो डेल्टा आई और ये हमने साथ में ले लिए, माइनस R1 माइनस R2 हो गया। इस माइनस को अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब देखिए R1 प्लस R2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, एंगल ए। तो बस यही किया है, डेल्टा बराबर एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस इस पूरे की जगह क्या आ गया, ए। तो यहाँ से हम क्या क्या मान निकाल सकते हैं, चूंकि हमें विचलन कोण निकालना था, आपसे कभी ये सॉल्व नहीं कराया जाएगा, लेकिन विचलन कोण कैसे अपना निकला है ये सारी बातें अपन ने इसमें देखी। तो ये प्रिज्म से संबंधित विचलन कोण का ये फॉर्मूले हैं जो यहाँ से निकल के आते हैं, एक तरह से डेरिवेशन है ये। अब देखिए आगे, ये तो अपन ने देखा था TIR है ये। अब TIR के एग्जाम्पल हमें देखने थे। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हीरे का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड। हीरे का अपवर्तनांक हम सब जानते हैं 2.42 होता है, लेकिन हीरा और वायु है उसके युग्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 24.4 डिग्री होता है। यानी अगर आपसे पूछे जाए डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24.4 डिग्री, यानी
इसमें जब लाइट एंटर करेगी, ये तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक कि एंगल कितना ना बने, 24.4। और जब इससे 24 डिग्री का एंगल बनता है और जब लाइट बाहर निकलती है तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा चमकीली होती है। तो हम कह सकते हैं हीरे में जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव है। अब नेक्स्ट देखिए, मिराज फॉर्मेशन, इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। ऊपर होती है कोल्ड एयर, नीचे होती है हॉट एयर। चूंकि ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर क्या बना लेता है, मिराज फॉर्मेशन बना लेता है। ये भी मिराज के ही कुछ एग्जाम्पल हैं। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया ही था कि जिसकी क्लैडिंग होती है और एक आंतरिक परत कोर होती है, और जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा रखा जाता है क्लैडिंग से, ताकि नीचे बन जाए सघन माध्यम, ऊपर बन जाए विरल माध्यम, और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तभी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा रखें। ठीक, और इसके बारे में बताने वाले सबसे जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन थे, नरेंद्र सिंह कपानी, जो एक इंडियन अमेरिकन फिजिक्स थे। ठीक है, कब, इन्होंने 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में अपन को जानकारी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये हमने देखा था, ये एंडोस्कोपी है, जिसकी हम माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों की जांच कर सकते हैं, जैसे स्टमक है, इसोफेगस है ना, इंटेस्टाइन है, इन सब की जानकारी कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है आज का वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। देखिए इसमें क्या होता है, फिनोमेना जो स्कैटरिंग का है, इसमें क्या होता है कि जब लाइट रे है वो डेविएट हो जाती है फ्रॉम इट स्ट्रेट पाथ, यानी जब प्रकाश अपने सीधे पथ से विचलित हो जाता है तो उसको अपन प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब ये सीधे पथ से विचलित क्यों होता है, क्योंकि बीच में ये ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। लाइक ये देखिए कुछ पार्टिकल्स हैं, ये ऑब्स्टिकल हैं जिनकी वजह से विचलित हो जाता है, अवरोध से टकरा जाता है। अवरोध क्या क्या हो सकते हैं, डस्ट है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर है, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स, जिससे ये चारों दिशाओं में फैल जाता है, स्प्रेडिंग इन ऑल दी डायरेक्शन। तो देखेंगे, अब जब ये चारों दिशाओं में फैलता है तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो सब अलग अलग एंगल पर क्या होंगे, डेविएट होंगे या स्प्रेड होंगे, जिसकी वजह से अगेन 7 कलर्स हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसका कारण हमने वही देखा कि प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, तब प्रत्येक रंग के लिए अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होगा। सो इससे होता क्या है, आप देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन का सीधा सा अर्थ है विभिन्न अनियमित दिशाओं में प्रकाश का छितरना, या प्रकाश प्रकीर्णित होता है और अपने पथ में विभिन्न प्रकार के निलंबित कणों पर पड़ता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट फॉल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। इसका मुख्य एग्जांपल क्या है, तो दो लोग आते हैं यहाँ पे, रेले और मी। रेले कहते हैं कि जब लाइट अपने वातावरण में गैस के अणुओं से टकराता है, गैस मॉलिक्यूल्स इन द एटमोस्फेयर, तो इट स्कैटर्स बट डिफरेंट वेवलेंथ स्कैटर डिफरेंट अमाउंट। तो कहते हैं कि ये बिखर जाता है प्रकाश, लेकिन अलग अलग रंग अलग अलग मात्रा में बिखरते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या था, अभी हमने देखा, क्योंकि सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ अलग अलग होती है। एंड इट्स हैपन व्हेन द रेडियस ऑफ द, अपन क्या कह सकते हैं, पार्टिकल इज 1/10 टाइम ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी ये तभी संभव है जब कणों की जो त्रिज्या है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से लगभग कितनी हो, 1/10 गुना। और हम कह सकते हैं स्कैटर जो होता है वो लैम्डा की पावर 4 के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम कह सकते हैं जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो उतना ही कम स्कैटर, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम वो उतना ही ज्यादा स्कैटर। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा होगा, विवग्योर में हम सब जानते हैं। सबसे कम स्कैटर होगा रेड कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, हम सब जानते हैं वॉयलेट कलर, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जबकि मी ने कहा था कि ऑल कलर स्कैटर्स इक्वली इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज टू लार्ज टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसने कहा था यदि कण का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा हो तो सभी रंग समान मात्रा में बिखरते हैं। यानी अगर मान लीजिए मी के अकॉर्डिंग लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराई तो वो सातों के सातों रंगों को एक साथ क्या कर देगी, एक साथ बिखेर देगी, तो हमें व्हाइट कलर दिखेगा। और यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे। तो यदि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेवलेंथ, ये रेले ने बताया था, तो हम सब जानते हैं बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, यानी द वॉयलेट कलर विल बी स्कैटर्ड द मोस्ट एंड रेड कलर विल बी स्कैटर्ड द लीस्ट। ये विबग्योर है। इन तीनों को मिला के अपन ब्लू कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, ठीक। और यही सबसे ज्यादा स्कैटर करेंगे और ये सबसे कम स्कैटर करेंगे। अब इनके एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं। तो देखो आकाश का नीला रंग, ये रिले के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्ता प्रतिध्वनि रेड कलर दिखना और समुद्र का नीला दिखना, ये सब रिले, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अलग अलग रंग अलग अलग मात्रा में बिखरते हैं, तो ये रिले के एग्जाम्पल हो गए। और मी ने बताया था कि सभी कलर एक साथ बिखरते हैं अगर बड़ा आकार हो,
तो बादल, धुएं और कोहरे का रंग हमें कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, स्मोक एंड फॉग। अब देखिए, ये हमें आकाश का रंग नीला दिख रहा है। आप देखेंगे सारी लाइट्स आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन कर गया? यही वेब की ओर में इंडिगो, वॉयलेट और ब्लू। चूंकि ये तीनों कलर मिला के लगभग सेम कलर दिखाते हैं, मतलब ब्लू सा ही लगता है, इसलिए आप देखेंगे ये पूरे आकाश में छितर जाते हैं, फैल जाते हैं, और बाकी ये सारे कलर स्कैटर कम होते हैं, सीधे पृथ्वी पर पहुंचते हैं। तो फैले कौन से कलर? यही तीनों, जिसकी वजह से हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला रंग। आकाश का नीला रंग किसकी वजह से है? तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से है। और चूंकि ये तीनों कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होंगे, इसलिए पूरे आकाश में यही तीनों रंग सबसे ज्यादा छितरे हुए नजर आएंगे, फैले हुए नजर आएंगे, और हम कह देंगे कि हमें आकाश नीले रंग का। जबकि आकाश कैसा है? ब्लैक कलर का। तो देखो, वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणुओं द्वारा श्वेत प्रकाश के नीले अवयव का प्रकीर्णन आकाश को नीला रंग प्रदान करता है, यानी द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर गिव्स द स्काई इज ब्लू कलर। यदि वायुमंडल ना हो, इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर, तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं? सनलाइट वुड नॉट बी स्कैटर्ड एट ऑल। तब सूर्य हमें श्वेत दिखाई देता है और आकाश काला। तो हम क्या कह सकते हैं? एंड द सन वुड अपीयर व्हाइट टू अस एंड द स्काई वुड अपीयर ब्लैक। क्लियर है? और बाहरी अंतरिक्ष में जो आकाश है वो नीले के बजाय कैसा दिखाई देता है? ब्लैक, काला कलर का दिखाई देता है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन है दोस्तों। तो खतरे के निशान हम रेड कलर के बनाते हैं। रीजन? क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग नहीं होगा। समझिए दोस्तों, आप मान लीजिए कोई सोर्स है, ठीक है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं। अपन देख लेते हैं अभी कृपा करके ये, कि मान लीजिए ये रेड कलर आ रहा है, यहाँ से ये रेड कलर आ रहा है, तो एक सोचिए, एक ज्यादा फैल रहा है और एक है जो कम फैल रहा है। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं ब्लू कलर। अब ये बहुत जल्दी फैला, तो यहीं पे जाके इसकी पूरी जो क्षमता थी वो फिनिश हो गई, क्योंकि वेवलेंथ भी इसकी कम है, तो लंबी दूरी भी तक नहीं जा पाएगा। लेकिन सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। तो भाई ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कितनी भी दूर चलता चला जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर हमें खतरे के निशान कैसे बनाने चाहिए? ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो कलर से या रेड कलर से? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर से। क्योंकि सबसे लंबी दूरी तक, क्योंकि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तरंग की लंबाई। और सबसे ज्यादा तरंग की लंबाई किसकी होगी? रेड कलर की। यानी सबसे ज्यादा दूरी तक कौन जा रहा होगा? रेड कलर। तो बेसिक सी बात है कि हम रेड कलर से ही खतरों के निशान बनाएंगे, जबकि ब्लू कलर से नहीं। और ये छितरता भी कम है, ये फैलता भी कम है, ये ज्यादा फैलते हैं। तो अगर अपन ब्लू कलर देखेंगे, तो ब्लू कलर कुछ ऐसे फैल जाएगा इतने में ही। तो चीज हमें दिखेगी जरूर, जैसे आकाश हमें नीले रंग का दिख रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ये फैल ही नहीं रहा है। लेकिन ये लंबी दूरी तक चल रहा है, ये लंबी दूरी तक तय नहीं करते हैं, इसलिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं छितर जाते हैं आसमान में। तो आसमान का रंग नीला होता है, और खतरे के जो सिग्नल्स होते हैं, डेंजर्स के जो सिग्नल होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे दोस्तों, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लिए, फिर हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। देखिए, ये सूर्य है, यहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ सूर्य है, ये सूर्योदय हो रही है मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन सूर्यास्त की। आप एक बात बताइए, सूर्य से तो व्हाइट लाइट नहीं, सारे लाइट निकल रही होंगी। तो अब मान लीजिए अपन पहले वॉयलेट, इंडिगो ले लेते हैं, यहाँ से वॉयलेट। अब चूंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, तो वॉयलेट मान लीजिए यहाँ पे फिनिश हो गया, और अपन ऑब्जर्वर को और खड़े कर दे रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये अपना ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो बिल्कुल मिड में खड़ा हुआ है। तो वॉयलेट कलर, ऐसे ही वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि ब्लू की थोड़ी वॉयलेट से ज्यादा वेवलेंथ होगी, तो यहाँ तक आ जाएगा भाई, ये यहाँ तक रह गया। ऐसे ही अगर अपन देख लेंगे थोड़ा, तो ऑरेंज, ये मान लीजिए ये येलो है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पे आके ये फिनिश हो जाएगा। और अंत में आप देखेंगे हमारा जो रेड कलर है, तो बेसिकली सूर्य से तो सारे कलर बराबर निकल रहे हैं, लेकिन वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? वेवलेंथ रेड की ज्यादा है दोस्तों। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? रेड का। तो हमारी आंखों तक कौन सा कलर पहुंचेगा? रेड। नहीं, इतने दूर से जब व्हाइट लाइट ट्रेवल करके आ रही है, तो ये सारे कलर तो बीच में ही फिनिश हो गए। सेम ऐसा यहाँ पे होगा, और रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो चाहे सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो, सूर्य हमें लाल कलर का दिखाई देता है। लेकिन ठीक अगर हम दोपहर के 12 बजे की बात करेंगे, और सूर्य जो है हमारे वो सर के ठीक ऊपर हो, तो सूर्य हमें कैसा अपीयर होगा? तो यहाँ पे व्हाइट कलर, क्योंकि 7 के 7 कलर हमारे एक टाइम पर आंखों पर पड़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रकीर्णन को डिस्कस किया, रेनबो का क्या कारण था, प्रिज्म की बातें सारी हमने डिस्कस की। फ्रेंड्स, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।